हेलो स्टूडेंट्स, शोध चेष्टा यूट्यूब चैनल के छठे अंक को लेकर मैं डॉक्टर जेपी शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं। पिछले वीडियो लेक्चर का जो शीर्षक था वह था शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर्स कैसे लिखे जाएं। उसके संबंध में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो जानकारी है वो दी थी और इस वीडियो लेक्चर में मैं शोध पत्र लेखन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देना चाहता हूं। शोध पत्र लिखते समय या उसकी प्रिपरेशन करते समय किसी भी शोधार्थी के लिए, किसी भी विद्वान के लिए, किसी भी लेखक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है कि शीर्षक का चुनाव कैसे करें। शीर्षक का चुनाव 3 बातों पर निर्भर होता है: लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ हियरिंग एंड लॉट ऑफ राइटिंग। जब किसी विषय से संबंधित आप गहन अध्ययन करते हैं मैक्रो लेवल पर, धीरे धीरे करके, जैसे गंदे पानी को डिस्टिलेशन करते हैं और स्वच्छ पानी बनाया जाता है, वैसे ही आप किसी एक बड़े बिंदु या विषय को लेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर धीरे धीरे उसमें से कोई एक माइक्रो लेवल सूक्ष्म जो है वो स्तर पर पहुंचेंगे और आप सोचेंगे या आप निर्णय लेंगे कि इस संबंध में मेरा जो शीर्षक होगा वो इसके आसपास होगा या इससे संबंधित होगा। शीर्षक का चुनाव अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शीर्षक अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। 8 से 12 शब्दों में मैक्सिमम इसकी लंबाई होनी चाहिए। भाषा में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। साथ ही शीर्षक का चुनाव करते समय 2 महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि उस विषय में होनी चाहिए। जिस विषय पर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं उस विषय में क्या आपकी कोई अभिरुचि है, उसमें कोई आपका इंटरेस्ट है, या किसी ने आपसे कहा और आपने शोध पत्र से संबंधित जानकारी जुटाना शुरू किया। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है शोध पत्र का शीर्षक, उसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता अर्थ है जो शीर्षक आप चुनाव करने जा रहे हैं उसकी सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक कोई सार्थकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता दिखाई देनी चाहिए कि हाँ, इस विषय पर जो शोध पत्र लिखा जा रहा है या जो पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ, ये शोध पत्र अत्यंत रोचक है, किसी ज्वलंत समस्या से संबंधित है अथवा किसी विषय का कोई अनुशीलन है, विवेचन है, आलोचनात्मक उसका वर्णन किया गया है। तो वो एक प्रकार से अभिरुचि जो है पाठक को या किसी भी विद्वान को लगे कि हाँ, जो शोध पत्र का शीर्षक है वह मौलिक है और उसकी कोई ना कोई सार्थकता है या उसका कोई औचित्य है। फिर शोध पत्र जब लिखते हैं आप तो शीर्षक के चुनाव के बाद यह आवश्यक है कि आप शोध पत्र से संबंधित जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं उस ड्राफ्ट में आप प्रस्तावना, शोध पत्र का उद्देश्य, शोध पत्र में प्रयोग की जाने वाली विधि तथा शोध पत्र किस विषय से संबंधित है, समाज विज्ञान का है, विज्ञान का है, सांख्यिकी का है या किसी अन्य सामाजिक अथवा विज्ञान से जुड़े हुए किसी संदर्भ का है। इसका डिसीजन या इसके बारे में शोध पत्र लेखक जो या शोध पत्र जो लिख रहा है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन से टूल्स को इसमें यूज़ करके जो बातें हम कहना चाहते हैं उनको प्रस्तुत करेंगे। फिर शोध पत्र में
संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप शोध पत्र लिखेंगे उससे पूर्व में आपने अपने शोध पत्र के विषय से संबंधित गहन अध्ययन किया होगा, पुस्तकों का, शोध सामग्री का, शोध प्रबंधों का, जो इंटरनेट पर साइट्स हैं उनका, जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनसे संबंधित क्या उसके बारे में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर शोध पत्र का जो निष्कर्ष है वो बहुत सारगर्भित होना चाहिए। गागर में सागर जैसे भरते हैं वो कम्युनिकेशन उसमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शोध पत्र पूरा कर लिया और निष्कर्ष एक पैराग्राफ में साधारण तरीके से लिख दिया। उसमें कम्युनिकेशन जो है बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। और अंत में आप एक बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची देंगे, नए ग्रंथों का उसमें उल्लेख करें संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन में, और बिब्लियोग्राफी में भी लेटेस्ट जो बुक्स हैं या पब्लिकेशन से उनका वर्णन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब शोध पत्र से संबंधित ये तो मैंने आपको एक डिज़ाइन के बारे में समझाया है। अब शोध पत्र कहाँ पब्लिश कराया जाए। जो लोग किसी भी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए दो ऑप्शन है। पहला, यूजीसी की जो केयर लिस्ट है, यानी यूजीसी ने बहुत से रिसर्च जर्नल्स को आइडेंटिफाई किया है और उसके बाद उन्होंने केयर लिस्ट बनाई है। उस केयर लिस्ट को आप देखेंगे, उसमें से अपने विषय से संबंधित जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर वहाँ से पता करने के बाद आप अपने शोध पत्र को वहाँ भेजेंगे प्रकाशन के लिए। दूसरा है रेफरीड या पीयर रिव्यूड रिसर्च जर्नल्स। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उच्चतर सेवा आयोग ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज निकाली हैं उसमें जो रेफरीड जर्नल्स हैं उनको भी मान्यता दी है, जो आप 2 रिसर्च पेपर्स या 3 या 4 या 5 उसमें संलग्न करेंगे। इस रूप में आप कौन सा केयर लिस्ट का जर्नल या रेफरी जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर के क्या है, उसका एडिटोरियल बोर्ड कैसा है, उसकी जो कहना चाहिए कि सर्कुलेशन कैसा है, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरीके से देखिए। क्योंकि रिसर्च पेपर यदि अच्छा है, मौलिक है, एक रिसर्च पेपर ही आपको एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर इस्टेब्लिश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 100 रिसर्च पेपर आप लिखें और उनमें कोई दम ना हो, उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी मेहनत के साथ आपको रिसर्च पेपर को तैयार करना होता है। और अब एक बात और मैं इससे जुड़ी हुई कहना चाहता हूँ कि आजकल प्लेगरिज्म अर्थात साहित्यिक चोरी, यूजीसी ने 2018 में गाइडलाइंस सारी विश्वविद्यालयों को भारतवर्ष की को दिए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि शोध प्रबंध, शोध पत्र, शोध निबंध पर कोई लेखन करता है तो उसको प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक जो चोरी है उसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जो सॉफ्टवेयर हर यूनिवर्सिटी को दिया है यूजीसी ने, उरकुंड जो सॉफ्टवेयर है, उसमें उसको चेक किया जाए। तो जो शोध पत्र है उसकी मौलिकता, उसकी गुणवत्ता और साहित्यिक जो उसकी निष्ठा है, साहित्यिक जो उसकी गुणवत्ता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि इधर उधर से आप कहीं साइट से, किसी शोध गंगा से या कहीं किसी और रिसर्च जर्नल से कोई आप साहित्यिक चोरी करते हैं तो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया जाएगा। शोध पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि आप निरंतर कुछ लिखें,
जब तक आपकी लैंग्वेज में फ्लो नहीं होगा, आपका जो अध्ययन है वो माइक्रो लेवल पर नहीं होगा, आप आलोचनात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे, तब तक आपका कोई भी रिसर्च पेपर इस एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और न इसका कोई आपको क्रेडिट मिलेगा। रिसर्च पेपर से जुड़े हुए जो व्यवहारिक कंसीडरेशंस हैं, जो व्यवहारिकताएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो लेक्चर में बताया है। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। और ये सवाल मुझसे फ़ोन पर भी जिन्होंने वीडियो देखा है, अपने विचार भी इन्होंने रखे हैं कि ये बताइए कि रिसर्च पेपर में मौलिकता कैसे लाई जाए। मौलिकता लाने का एक ही गुरु मंत्र है, लॉट ऑफ रीडिंग, लॉट ऑफ हियरिंग एंड लॉट ऑफ राइटिंग। आपका साहित्यिक पुनरावलोकन, आपकी सेल्फ स्टडी जितनी व्यापक होगी, जितनी क्रिटिकल होगी, उतना ही अच्छा आप मौलिक लेखन कर पाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि जिस विषय का आप चयन करें उसमें आपकी अभिरुचि हो और आप गहराई से जिस विषय का आपने चयन किया है उसके सभी पक्षों को देखें। क्या उस पर कोई लेखन कार्य हो चुका है पहले, कोई रिसर्च पेपर या थीसिस डिसर्टेशन पब्लिश हो चुका है? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे किसी विषय का आप चयन करें जिससे कि आपको पूर्ण क्रेडिट जो मिलना चाहिए, जो फुल क्रेडिट आपको मार्क्स मिलेंगे तभी जब आप मौलिक लेखन करेंगे। एक और प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा कि रिसर्च पेपर की टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए। लगभग 3 से 5 हज़ार शब्द अगर हों तो ये एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण जो रिसर्च पेपर है वो माना जाएगा। रिसर्च पेपर का अर्थ ही यही है कि आप गागर में सागर भरेंगे, आलोचनात्मक आपका अध्ययन होगा। अंग्रेजी में क्रिटिकल एवेल्युएशन कहते हैं। कुछ नया करके सामने लाएंगे आप। हो सकता है कोई विषय ऐसा हो जिस पर आपने शोध पत्र लिखा है, उससे संबंधित आसपास कोई पहले कुछ लेखन हुआ हो, लेकिन आप उससे आपने डिफरेंट क्या लिखा है, ये बड़ा जरूरी है। इस प्रकार आप शोध पत्र का लेखन प्रारंभ कीजिए। रिसर्च जर्नल जितने अच्छे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा केयर लिस्ट के जर्नल्स, रेफरीड जर्नल्स कौन कौन से हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट बनाइए। और फिर आप रिसर्च पेपर राइटिंग करते समय 1, 2, 3, 4 ड्राफ्ट फाइनल बनाएंगे। और बनाने के बाद जब आप अपने रिसर्च पेपर को पब्लिकेशन के लिए कहीं भेजेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रिसर्च पेपर अवश्य प्रकाशित किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में शोध पत्र से जुड़े हुए विभिन्न तकनीकी व्यावहारिक विषयों को मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में समाहित किया है, उन पर प्रकाश डाला है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं जितने शोधार्थी हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, उन सब को एक ज्वलंत समस्या से जूझना पड़ रहा है, वह है प्लेगरिज्म से कैसे बचें। मेरा अगला वीडियो लेक्चर प्लेगरिज्म से कैसे बचें, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।